ये जो 3 कानून हैं, इन कानूनों से ट्रेडर को फ़ायदा है, मिडलमैन को फ़ायदा है, बड़ी-बड़ी कंपनियों को फ़ायदा है। कंपनी राज आ जाएगा, किसान को क्या फ़ायदा है? और इसका कोई जवाब नहीं है। कानून बने हैं ट्रेडर के लिए, कानून बने हैं स्टॉकिस्ट के लिए, कानून बने हैं एग्री बिजनेस के लिए। किसान के लिए तो कानून है ही नहीं है। क्या मिलेगा किसान को इससे? आज कोरोना वायरस लॉकडाउन के बावजूद अगर देश अपने पाँव पे खड़ा है, सिर्फ किसान की वजह से, नहीं तो हमारी हालत जो 1960 में हुई थी वैसी हालत हो जाती है हमारी। आज उसकी वजह से खड़ा है। ਅਗਰ ਹਮ ਡੂਬेंगे ਸਨਮ ਤਾਂ ਤੁਮੇ ਵੀ ਲੈ ਡੂਬेंगे ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੈਨਿਕ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਕਾਫੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ सोचो। पिछले 50 साल में किसी किसान संगठन ने, आंदोलन ने इन कानूनों की मांग की थी क्या? मोदी जी कहते हैं सौगात लेके आए हो, बहुत अच्छी बात है जी, पर ये सौगात तो मैंने मांगी नहीं। 50 साल में एक किसान संगठन ने मांगी हो तो मेरे को दिखा दो। दूसरा, आप किसान के लिए सौगात लेके आना चाह रहे थे, किसी किसान संगठन से राय बात की आपने? एक किसान संगठन से आपने राय बात नहीं की। अब तो अकाली भी कह रहे हैं कि उनसे भी नहीं की। तीसरा, क्या देश का कोई एक भी किसान संगठन आज आपके साथ खड़ा है? बाकी छोड़ दो, लखोवाल जी खड़े हैं, आपके जो आपके कमीशन में होते थे, बोर्ड में होते थे, क्या वो लोग आपके साथ चेयरमैन रह रहे हैं? तो वो लोग नहीं खड़े हैं। खुद आरएसएस का भारतीय किसान संघ इस बिल से दूर हो रहा है। तो भाई ऐसी कौन सी गिफ्ट है जिसको आप दे रहे हो, वो भाग रहा है कि नहीं मेरे को गिफ्ट नहीं चाहिए, और एक ना ना तेरे को गिफ्ट देंगे, तेरे को गिफ्ट देंगे। किसान जो मांग रहा है, किसान कह रहा है मेरे को दान नहीं चाहिए, मेरे को दाम चाहिए, फसल का ठीक दाम दे दो। वो कहता है डीजल का भी ठीक रेट लगा दो। जो उसको फसल का नुकसान हो गया इस लॉकडाउन में, कहता है मेरे को मुआवजा दे दो। वो नहीं देंगे। जो किसान मांग रहा है वो नहीं देंगे, जो नहीं मांग रहा वो उसके सर पे देंगे। तो मोटी बात तो पहली है। दूसरा, आपने पूछा तकनीकी रूप से इस कानून से क्या नुकसान होगा, फिर मैं मोटी भाषा में बता देता हूँ। आज जो पिछले 50-60 साल के बाद किसान के सर पे एक छप्पर है, कच्चा छप्पर है, टूटा हुआ है, लीक भी करता है बारिश के अंदर, और किसान की उम्मीद थी भी कोई आके कहेगा तेरा तेरा लेंटर वाला छप्पर लगा देंगे, तेरा छप्पर करके पक्का कर देंगे, छत पक्की तेरी हो जाएगी। मोदी जी आके कहते हैं तेरा छप्पर बड़ा कच्चा है, इसमें तो पानी आ रहा है, लीक कर रहा है, ऐतिहासिक बदलाव, तेरा छप्पर ही हटा देते हैं, तेरे को तारे दिखाई देंगे, नीला आकाश दिखाई देगा, आज़ादी हो जाएगी। किसान कह रहा है ना कमला भी मैं नहीं, इतना तो मेरे को भी पता है क्या कर रहे हो आप ये खेल। वो कहता नहीं मेरे को ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए, मेरे को पक्की छत चाहिए अपने सर के ऊपर। ये जो 3 कानून हैं, इन कानूनों से ट्रेडर को फ़ायदा है, मिडलमैन को फ़ायदा है, बड़ी-बड़ी कंपनियों को फ़ायदा है। कंपनी राज आ जाएगा, किसान को क्या फ़ायदा है? पहला कानून है जिसको कहना चाहिए जमाखोरी कानून। उस कानून का मतलब है स्टॉकिस्ट जितना मर्जी स्टॉक इकट्ठा कर ले। अब आप बताओ, स्टॉकिस्ट इकट्ठा करके किसान को पैसा देगा? वो जब किसान फसल लेके आएगा तब रेट डाउन कर देगा, जब कंज्यूमर को देना होगा रेट अप कर देगा। दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट खेती। पंजाब के किसान ने तो देख ली कॉन्ट्रैक्ट खेती। जब रेट मार्केट में ज़्यादा था तब आलू के किसान से डंडा करके उन्होंने लिया, कॉन्ट्रैक्ट है तू दे आलू इसी रेट पे। जब रेट कम हो गया तो उन्होंने कहा कि तेरा तो आलू छोटे साइज़ का है, तेरा आलू तो ठीक नहीं है, और मार्केट से ख़रीद लिया। ये बात दोबारा होगी, किसान फिर ठगा जाएगा। और तीसरा कानून जो एपीएमसी बाईपास कानून है, उसको यही कहना चाहिए, मैं तो कहता हूँ मंडी तोड़ो एमएसपी छोड़ो कानून है। उस कानून का होगा क्या? 1-2 साल किसान को लेखा जा हो जाएगा,
हाँ भाई प्राइवेट मंडी अंबानी जी ने करी है, बहुत सुंदर सा नाम होगा, आलीशान उसका ऑफिस होगा, 50 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगा किसान को। 2 सीज़न 3 सीज़न के बाद मंडी जाएगी बैठ सरकारी मंडी, और प्राइवेट मंडी तब कहेगी 500 रुपये कम देंगे, लेना है तो ले, नहीं तो जा भाग, ख़त्म हो जाएगा। आज एपीएमसी में 100 दोष है, लेकिन किसान घूम फिर के किसी एमएलए को पकड़ लेता है, किसी की गिच्ची पकड़ लेता है, कहता है मेरा काम करवा दे। जब वो अंबानी अडानी का होगा, वहाँ टेलीफोन पे आएगा, फ़ोन अभी व्यस्त है, ज़रा बाद में कॉल कीजिए। क्या करेगा किसान उससे? किसान को ये बात समझ आ गई है कि ये जो छप्पर है, ये छप्पर हटाने का काम कर रहे हैं, और छप्पर हट जाएगा तो आज एमएसपी जो किसान को मिलती है, थोड़ी बहुत मिल जाती है, अच्छी नहीं है, लेकिन किसान का गुजारा चल जाता है। ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀ ਚ ਦਿਓ 3-4 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋ। ये पूरी दुनिया में प्राइवेट कंपनियों का यही खेल होता है, ये कोई वो नहीं, इकोनॉमिक्स की थ्योरी है इसके बारे में कि ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड टेक्टिक होती है कि आप शुरू में जाओ, मार्केट को फ्लड करो, मार्केट को कैप्चर कर लो, और उसके बाद जब आपका कॉम्पिटिटर ख़त्म हो जाए, उसके बाद अपनी मर्ज़ी से आप रेट लगाओ। ये उन्होंने जियो में किया है, ये काम यहाँ पे भी होगा। और एक बार आपने सब में देखा ना, बीएसएनएल कैसे ख़त्म हुई, अपनी पोस्ट ऑफिस ख़त्म ही हो गए, अब कौन पोस्ट ऑफिस जाता है? क्या सरकार ने कभी डिक्लेरेशन की थी कि हम पोस्ट ऑफिस ख़त्म करेंगे? नहीं, सरकार ने कहा कुरियर चालू करेंगे, ख़त्म हो गए अपने आप। यही काम यहाँ पे होगा, मंडियाँ खुलेंगी, क्योंकि खेल इसमें ये है। फ़र्क ये, प्राइवेट मंडी की परमिशन पहले भी थी, पंजाब हरियाणा में थी, लेकिन पहले प्राइवेट मंडी पे भी वही टैक्स लगेगा जो सरकारी मंडी पे लगेगा। प्राइवेट मंडी का भी यही रेगुलेशन होगा, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। अब कहते हैं ले दोनों में कंपटीशन है, फ़र्क सिर्फ ये है कि इसके सर के ऊपर टोकरी रखी हुई है, वो खाली दौड़ेगा, दोनों में बीच में कंपटीशन है। सरकारी मंडी में टैक्स लगेगा, रेगुलेशन है, उसका रजिस्ट्रेशन होगा, रिकॉर्डिंग होगी। प्राइवेट मंडी में ना रिकॉर्डिंग, ना रजिस्ट्रेशन, ना रेगुलेशन, ना टैक्स, जवाबदाही खत्म हो जाती। जवाब दे। दूसरा ये है कि प्राइवेट मंडी में पहले साल दूसरे साल सस्ता पड़ेगा, टैक्स नहीं देना उन्हें, मंडी टैक्स नहीं देना, सरकार का टैक्स नहीं देना, उनके लिए सस्ता हो जाएगा। तो ये तो कोई बराबरी का कंपटीशन नहीं है ना। अगर आप कंपटीशन करो तो दोनों को बराबर उस पर तो खड़ा करके देखो। जब बराबरी का कंपटीशन ही नहीं है तो सरकारी मंडी तो फेल होगी ही होगी इस सिस्टम के अंदर। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਤਾਂ ਰੁਕ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ये भी एक सवाल है, क्योंकि हरियाणा में, पंजाब में, गांव-गांव में जो सड़कें बनी हैं तो मंडी बोर्ड ने बनवाई हैं। कल को अगर ये आना ख़त्म हो गया तो उससे तो ये सब चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। मेरे को उससे भी ज़्यादा चिंता ये है कि किसान को दाम कौन देगा उसके बाद। आज फिर भी शर्मा शर्मी थोड़ा सा उसकी बाँ मरोड़ के किसान कभी कभी कुछ काम करवा लेता है, क्योंकि किसान और कुछ नहीं तो पॉलिटिक्स में थोड़ा सा अपना रखता है रेट। जब मंडियों के से अडानी आ जाएगा, अंबानी आ जाएगा, किसान किसके पास जाएगा? तो मेरे को सबसे बड़ी चिंता टैक्स की भी नहीं है, मेरे को सबसे बड़ी चिंता एमएसपी की है। किसान को जो सरकारी रेट आज मिल रहा है, ये सरकारी रेट से खेड़ा छुड़ाने का काम सब सरकारें सोच रही हैं, और सरकार ने लिख के कहा है, कोई किसान को सपने नहीं आ रहे। शांता कुमार कमेटी ने लिख के दिया था कि ज़रूरत से ज़्यादा सरकारी खरीद हो रही है, इसको बंद करो, एफसीआई से खरीदना बंद करो, ये चक्कर टंटे ख़त्म करो, और वही काम सरकार कर रही है इस टाइम। तो ये जब ख़त्म हो गया तो किसान कैसे जिएगा? आप सोचो, पंजाब हरियाणा के किसान को जो थोड़ा बहुत आज हालत है, जो सारा देश कहता है भी हम पंजाब हरियाणा जैसे किसान जैसे हम हो जाए, क्या बचेगा? ख़त्म हो जाएगा सब कुछ उसका। ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਮਾਡਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਟਰੰਪ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਟਰੰਪ ਜੀ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੇਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ? बराबरी भी नहीं, नकल है जी, और नकल भी ऐसी है, बगैर अकल वाली नकल है ये तो। क्योंकि अमेरिका में तो चलो फेल होके भी उनके किसान को कुछ मिला। भाई अमेरिका की नकल करने चलो तो पहले ये तो देख लो अमेरिका में किसान कितने हैं। अमेरिका में 100 में से 5 किसान नहीं हैं। हमारे यहाँ 100 में से 45 डायरेक्टली किसान हैं
और 100 में से 60-65 का कोई ना कोई खेती किसानी से ताल्लुक़ है। तो आप अगर 100 में से 60 लोगों की आबादी अगर खेती पे डिपेंड करती है तो वहाँ अमेरिका का मॉडल कैसे आप लगा सकते हो? अगर अमेरिका में सक्सेसफुल भी था तब भी वो मॉडल यहाँ पे कैसे आ सकता है? हमारा तो मॉडल ये नहीं हो सकता कि सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, सिर्फ ये करो। हमारा मॉडल होना चाहिए, आखिरी सवाल हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी का एक ही सवाल होना चाहिए, क्या इससे किसान खुशहाल होगा? और इसका कोई जवाब नहीं है। कानून बने हैं ट्रेडर के लिए, कानून बने हैं स्टॉकिस्ट के लिए, कानून बने हैं एग्री बिजनेस के लिए, किसान के लिए तो कानून है ही नहीं है। क्या मिलेगा किसान को इससे? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਉਬਲ ਰਿਹਾ। ਮਲਾਈ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 3 ਦਿਨ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ट्रैक्टर भी हो जो लग्जरी ट्रैक्टर ने जिन्हों ते पूरी कुशन वाली सीटां लगियां। मैंने भी ट्रैक्टर मार्च किया था 2015 में, जब ये लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस ला रहे थे, ऑर्डिनरी ट्रैक्टर में किया था। देखो, डेमोक्रेसी का नियम है, जहाँ पे मलाई होगी वहाँ तो, जहाँ गुड़ होगा वहाँ मक्खी तो आएगी। मैं तो चाहता हूँ आए, मैं तो चाहता हूँ नरेंद्र मोदी भी आए ना, करें, नरेंद्र मोदी आएँ, किसान के बीच में आए, समझाएं। मैं चाहता हूं कि मेरे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आए ना किसानों के बीच में, ड्राइंग रूम वाले किसान नहीं, खेत के बीच में आए, बात करें, समझाएं। राहुल गांधी आए हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई पंजाब का किसान उनसे पूछ भी लेगा कि जी मक्की का एमएसपी कहाँ मिल रहा है। और जब यहाँ तक आ गए हैं तो मैं ज़रा कहूँगा हरियाणा पंजाब आ गए, अब थोड़ा सा मोड़ के डब वाली से आप गंगानगर चले जाओ और ज़रा राजस्थान का भी बता दो, राजस्थान में बाजरा के किसान को क्या मिल रहा है, राजस्थान में किसी भी फसल की एमएसपी आज मिल रही है, ज़रा अशोक गहलोत जी को भी बता दो। पर अच्छी बात है, आए हैं ना, 4 सवाल जनता पूछ लेगी उनसे। ये जो ड्राइंग रूम में छुप छुप के बैठे हुए हैं उनसे सवाल होना चाहिए कि तुम भी आओ। और इसलिए हमने दुष्यंत चौटाला को 6 तारीख को बुलाया है सरसा। पूरा हरियाणा का किसान कहता है कि आप अपने आप को चौधरी देवीलाल का वारिस कहते हो, तो आप आओ, खुले मैदान में आओ, किसानों के बीच में आओ और हमारे सवालों का जवाब दे दो। जवाब दे दें, बहुत अच्छी बात है, वोट लूटो ना, बढ़ो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनो, जवाब तो दो लोगों की बात। या दोस्तों, जिस तरीके नाल मैं तुहानूं एक सवाल बड़ा इंटरस्टिंग है, तुसीं लंबा टाइम केजरीवाल साहब नाल संघर्ष किया, अज की तरीक के विच बोलते नहीं पे, चुप ही रह गए। मतलब MSP के नाम से, किसानों के नाम से पंजाब दे विच उन्होंने बहुत फेरियां लाइया, किसानों को बहुत सारे भरोसे दिते। अज जदों किसानों को जरूरत है तो केजरीवाल साहब बोलते नहीं। दिल्ली में उन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया था कि पहली सरकार देश की है जो किसानों को स्वामीनाथन के फॉर्मूले के हिसाब से पूरा MSP देगी। पूरा फुल पेज एडवर्टीजमेंट अंग्रेजी में, कभी सब तो महंगा, सबसे महंगा एडवर्टीजमेंट अंग्रेजी में, फुल पेज, कितने तो लाखों रुपए तो खर्च होंगे वो ऐड देने में। फिर मैंने साल के आखिर में पूछा कि भाई दिल्ली के कितने किसानों को मिला, वो कहा तो हम देंगे इसका 2500 रुपये देंगे कणक का, C2 + 50% स्वामीनाथन फार्मूले के हिसाब से। तो किसी मेरे जैसे बंदे ने RTI लगा के पूछ लिया जी कितने लोगों को मिला, 2 किसानों को मिला है दिल्ली में, 2 किसानों को मिला, जिसने एडवर्टीजमेंट का रेट ज़्यादा खर्च कर दिया, कुछ हुआ नहीं। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा मोदी है, एक छोटा मोदी है। बड़ा मोदी बड़ा प्रोपेगेंडा करता है, छोटा मोदी भी उसी मदारी वाला काम करता है। लगता तुहानूं बोलना चाहिए हक दे विच किसानां दा एक वड्डा तबका है देश दे विच। इस देश में किसान की राजनीति करना इस देश के भविष्य की राजनीति करना है। आखिरी इंसान की राजनीति किसान की राजनीति है, क्योंकि किसान सिर्फ आपका पेट नहीं भर रहा है। आज कोरोना वायरस लॉकडाउन के बावजूद अगर देश अपने पाँव पे खड़ा है सिर्फ किसान की वजह से, नहीं तो हमारी हालत जो 1960 में हुई थी वैसी हालत हो जाती है हमारी। आज उसकी वजह से खड़ा है और वो किसान इस हालत में है, शर्म आनी चाहिए। जिसे पंजाबी कहते हैं ना, फिटे मुंह सब नेताओं के, ये क्या कर रहे हो आप। इसलिए किसान को खुद खड़ा होना होगा। ये कोई कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है, कांग्रेस अकाली दल की नहीं है, ये सत्ता और किसान की लड़ाई है जो हमेशा हुई है और आगे बढ़ेगी। और जैसे इन्होंने कानूनों को पास किया है संसद में, जनता सड़क पे इन कानूनों को फेल करके दिखाएगी। धन्यवाद।
ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹਨੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ तमाम ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ तमाम ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਇਸ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮ।